मिथिला एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मापन, मूल्यांकन और आकलन। मापन किसी व्यक्ति या वस्तु की मूर्त अमूर्त विशेषता का अंकों में वर्णन ही मापन है। अंकों में वर्णन जैसे लंबाई, चौड़ाई, वजन, बुद्धि, व्यक्तित्व इत्यादि। या मापन में निश्चित नियमों के अंतर्गत गुणों के प्रकार या मात्रा को अंक, अक्षर, शब्द आदि प्रदान किया जाता है। यह मूल्यांकन व आकलन की एक तकनीक है। यानी मापन में आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। जैसे हम लोग मूल्यांकन करेंगे या आकलन करेंगे तो उसके लिए आंकड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो आंकड़ों की जो ज़रूरत पड़ेगी वो आंकड़े हम लोग कहाँ से लेंगे? तो मापन से लेंगे। इसीलिए इसे हम लोग मूल्यांकन व आकलन की एक तकनीक कहते हैं। इसमें अंक आवंटन किया जाता है। मूल्यांकन किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रक्रिया के संदर्भ में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मूल्यपरक निर्णय लेने की प्रक्रिया है। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मूल्यपरक निर्णय लेना। ये सूचना कहाँ से प्राप्त करेंगे? ये आंकड़ा कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो मापन से। और उस सूचनाओं के आधार पर जो मूल्यपरक निर्णय लेंगे उसी को हम लोग मूल्यांकन कहेंगे। मापन प्लस मूल्यपरक निर्णय बराबर मूल्यांकन। जैसे राम ने एक परीक्षा में 20 मार्क्स लाया, तो 20 जो हुआ, 20 जो हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे मापन। लेकिन 20 मार्क्स जो लाया है वो अच्छा है या बुरा है ये तो हमें नहीं पता है। सीधा पता है कि 20 नंबर लाया है, तो ये 20 जो हो गया मापन हो गया। फिर किसी ने बताया कि ये जो परीक्षा था टोटल 25 नंबर का परीक्षा था और 25 में ये 20 लाया है, तो हम लोग उस पर तुरंत निर्णय ले लेंगे। 25 में 20 लाया है, इसका मतलब बहुत अच्छा नंबर लाया है। तो हम लोग बोलेंगे राम ने बहुत अच्छा मार्क्स लाया है। तो अच्छा जो बोलेंगे वही हो गया मूल्यांकन। फिर बोला मोहन ने 30 नंबर लाया, तो बस 30 जो हो गया मापन हो गया। उसके बारे में और कुछ भी नहीं पता है। अगर वहाँ पर फिर बोल दिया जाए कि 100 नंबर के परीक्षा में 30 नंबर लाया है, तो हम लोग बोलेंगे 100 में 30 तो बहुत खराब है। ये खराब बोलना जो है वही है मूल्यांकन। उसके बाद है आकलन। आकलन में किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रक्रिया के संदर्भ में सूचनाओं को एकत्र करने व विश्लेषण करने का कार्य इसीलिए किया जाता है कि उसमें आवश्यक सुधार लाकर उससे अच्छा बनाया जा सके। इसमें इसलिए आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, उस पर विश्लेषण किया जाता है कि यदि कोई कमी रह गई हो बच्चा पढ़ने में या हम लोग उसे पढ़ा रहे उसमें कोई कमी हो तो उसको हम लोग ठीक करेंगे, उसमें सुधार लाएंगे। इसी को हम लोग बोलेंगे आकलन। इसमें क्या होता था? मूल्यांकन में पूरा पाठ्यक्रम खत्म हो जाने के बाद लास्ट में एक एग्जाम लेंगे और उसमें ग्रेड दे देंगे। फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, ए ग्रेड, बी ग्रेड, ग्रेडिंग करते हैं, उसको बोलते हैं मूल्यांकन। लेकिन आकलन में हम लोग आंकड़ा इकट्ठा करके उसका विश्लेषण करते हैं या बच्चों से क्वेश्चन बीच बीच में पूछते हैं। इसलिए पूछते हैं ताकि बच्चा में यदि कोई कमी रह गया हो तो उसको हम लोग सुधारेंगे, उस चीज़ को बच्चों को बताएंगे। तो इसको बोलते हैं आकलन। और ये जो आकलन है निरंतर चलता है, सालों भर चलते रहता है। पढ़ाई के दौरान भी बीच बीच में चलते रहता है। तो आकलन जो हुआ साल भर चलने वाली प्रक्रिया हुआ। मूल्यांकन हुआ जो लास्ट में वर्ष में एक बार होता है, लास्ट में पाठ्यक्रम खत्म हो जाने के बाद। तो इसमें जो है क्वेश्चन जो बनाएगा वो बनाने वाला जो है वो बनाएगा, विद्यार्थी का उसमें कोई हाथ नहीं होगा। बस उसे जिस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा उसका बस उसे आंसर लिखना है या उत्तर बताना है। इसमें छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, संवाद करते हैं। और ये सालों भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका मेन उद्देश्य है कि बच्चों में सुधार किया जाए, उसको सिखाया जाए, पढ़ाया जाए। इसका उद्देश्य है कि साल भर जो बच्चा पढ़ा है तो उसके बाद उसको जांचा जाता है, उसका इवेल्युएशन किया जाता है, मूल्यपरक निर्णय दिया जाता है कि अच्छा किया या बुरा किया। तो मूल्यांकन यह एक योगात्मक प्रक्रिया है। उसमें सारा सिलेबस को शामिल करके एक बार लास्ट में एग्जाम लिया जाता है। और यह आकलन जो है यह एक संवादात्मक व रचनात्मक प्रक्रिया है। वह सालों भर चलता है, बीच बीच में छोटा छोटा एग्जाम होते रहता है और छात्र और शिक्षक एक दूसरे से संवाद करते हैं, बात करते हैं। मूल्यांकन यह पाठ्यक्रम की समाप्ति पर होता है और यह जो है आकलन यह निरंतर चलती रहती है। उसके बाद है मूल्यांकन, पूर्व निर्धारित मानकों की प्राप्ति हो पाई या अथवा नहीं।
जो हमने क्लास 10 पास करने के लिए या 12 पास करने के लिए जो पूर्व निर्धारित मानक है, जो पूरा सिलेबस उसको पढ़ाया गया, उसकी प्राप्ति हुई अथवा नहीं हुई उसको देखते हैं, उसके आधार पर उसको ग्रेडिंग करते हैं। इसमें प्रदर्शन के सापेक्ष पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है ताकि प्रदर्शन को भविष्य में और बेहतर बनाया जा सके। इसमें मापन में अंक आवंटन किया जाता है। उसके बाद आकलन में अंक आवंटन प्लस अंकों का अर्थ बताया जाता है, तो आकलन हो गया। अंक आवंटन प्लस अंकों का अर्थ प्लस अंकों का मूल्य, तो हो गया मूल्यांकन। इसको ऐसे हम लोग फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। एक गमला है, इसमें पौधा लगाया हुआ है, तो एक आदमी उसमें सालों भर उसमें पानी डाल रहा है। क्यों पानी डाल रहा है? इंक्रीज क्वालिटी, इस पौधा का जो है क्वालिटी बढ़े, पौधा बढ़े, उसमें फल लगे, फूल आए, पत्ती आए, इसलिए सालों भर तक उसको पानी देते रहा, मतलब उसका क्वालिटी बढ़ाने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए। तो इसको क्या बोल सकते हैं? आकलन। फिर सालों भर पानी डालने के बाद लास्ट में, साल के अंत में, वही आदमी उस गमला को आके देखता है क्या उसमें सुधार आया, पेड़ जो पौधा उसमें लगा हुआ था बड़ा हुआ, उसमें पत्ती फल आए, तो वो जो उसका अवलोकन कर रहे हैं, मतलब उसका जज कर रहे हैं, उसको जज कर रहा है, देख रहा है। साल भर जो उसमें पानी डाला था, मतलब आकलन में जो ये था, उसका मूल्यांकन कर रहा है लास्ट में आके, क्या ये पौधा बड़ा हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो इतना पानी डाले फिर भी नहीं बड़ा हुआ। इसका जो जज कर रहा है, क्या क्वालिटी इसका, जो हम लोग साल भर मेहनत किए तो उसमें क्या क्वालिटी आया, तो उसको जज कर रहा है, वही हुआ मूल्यांकन। तो आकलन सालों भर चलते रहता है। इसका उद्देश्य होता है कि बच्चों में सुधार लाया जाए, उसको सिखाया जाए। यदि बच्चा में कहीं कमी है तो निदानात्मक होता है। निदानात्मक का मतलब हुआ किसी चीज़ का पता लगाना, बच्चा में कहाँ कमजोरी है उसका पता लगाना, और ये होता है उपचारात्मक, फिर उसका उपचार करना। तो इस तरह से मापन, मूल्यांकन और आकलन हम लोग समझ लिए। मापन के प्रकार, दो प्रकार है। पहला है भौतिक मूर्त या मात्रात्मक मापन। मूर्त का मतलब हुआ जो चीज़ हम लोग सामने देख सकते हैं, जिसे छू सकते हैं, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई, वजन। दूसरा है सामाजिक या अमूर्त या गुणात्मक मापन, जो गुण होता है, जैसे कि बुद्धि को हम लोग नहीं देख सकते, अमूर्त है। व्यक्तित्व, उसे हम लोग नहीं देख सकते, नहीं छू सकते। उसके बाद है मापन के स्तर। एस स्टीवेंस ने मापन के 4 स्तर बताए हैं। पहला है नामित मापन, नॉमिनल मेजरमेंट। यह सबसे कच्चा, हल्का तथा मापन का निम्नतम स्तर है। इसमें गुण को ही नाम मानकर मापन कर लिया जाता है। जैसे जनसंख्या को 2 भाग में बांट देते हैं, स्त्री और पुरुष। स्त्री और पुरुष क्या हो गया? नामित मापन। उसके बाद पास और फेल, 2 कैटेगरी में बांट दिए, पास और फेल। खट्टा मीठा, इसमें केवल गणना कर सकते हैं, इसमें केवल गणना कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। दूसरा है क्रमिक मापन, ऑर्डिनल मेजरमेंट। जब नाम के साथ साथ क्रम भी पता हो तो क्रमिक मापन माना जाएगा। जैसे कक्षा के छात्रों का अनुक्रमांक, नाम के साथ साथ उसका क्रमांक, पहला रोल नंबर 1, 2 ऐसे करके, उसको क्या बोलेंगे? क्रमिक मापन। जैसे विश्व की शक्तिशाली महिलाओं की सूची, प्रथम महिला, द्वितीय महिला, तृतीय महिला, चतुर्थ महिला। तो इस तरह से क्रम भी पता है और नाम भी पता है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्रमिक मापन। इसमें जैसे प्रथम महिला और द्वितीय महिला, एक प्रथम आई है, एक द्वितीय आई है, दोनों के बीच में कितना गैप है, कितना नंबर का गैप है, या दोनों के गुण में कितना गैप है, ये गुण का गैप नहीं पता चलता है, दोनों के बीच की दूरी हम लोग नहीं बता सकते हैं। बस इतना बता सकते हैं कि ये उनसे ऊपर है, ये 1 नंबर पाई है, 2 नंबर पाई है, दोनों में जो कंपटीशन हुआ कितना पॉइंट से एक दूसरे से आगे पीछे, वो नहीं कह सकते। मतलब इसमें बीच का गैप नहीं पता रहता है, बस इसमें इतना जानते हैं कि वो उससे ऊपर है। जैसे एक थाना में एक नॉर्मल पुलिस होता है, एक दरोगा होता है, तो बोलेंगे दरोगा उससे ऊपर है, कितना ऊपर है ये तो नहीं ना पता है, बस ऊपर है। तो इसमें गणना एवं कर्म निर्धारण के बीच का दूरी नहीं पता चलता है। उसके बाद है तीसरा अंतराल मापन, इंटरवल मेजरमेंट। जब मापन में नाम क्रम के अलावा एक गैप रख करके मापन किया जाए तो यह स्तर अंतराल मापन होगा। जैसे परीक्षा में प्रत्येक कक्ष में बैठने वाले छात्रों के अनुक्रमांक दिया रहता है। जैसे कोई एग्जाम होता है, एग्जाम देने आते हैं हम लोग, तो हर रूम में अलग अलग
चिपका दिया रहता है कि रोल नंबर इतना से इतना के बीच इस रूम में बैठेंगे, रोल नंबर इतना से इतना के बीच इस रूम में बैठेंगे। तो दोनों का अंतराल दिया रहता है इतना से इतना के बीच, तो उसको हम लोग कहेंगे अंतराल मापन। जैसे मार्क्स में भी ऐसे करके बना देंगे, 95% से 90% मार्क्स जो लाया है उसको इसमें रखेंगे, पहला रो में रखेंगे, 89 से 85 को इसमें रखेंगे। तो इसको हम लोग अंतराल मापन कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं, दूरी का पता रहता है। जैसे रूम नंबर इतना में रोल नंबर इतना से इतना बैठेंगे तो दोनों के बीच कितना दूरी है, कितना बीच में लोग हैं, वो पता रहता है। तो इसमें दोनों के बीच का दूरी पता रहता है, लेकिन इसमें एक दूसरे से तुलना नहीं कर पाते हैं। चौथा है अनुपातिक मापन, रेशियो मेजरमेंट। इसे मापन का सर्वोच्च स्तर माना गया है। सबसे निम्न स्तर इसे माना गया है और सर्वोच्च स्तर इसे माना गया है। यह स्तर इकाई से स्वतंत्र होता है। इसमें परम शून्य भी पाया जाता है। परम शून्य का अर्थ हुआ किसी भी गुण का पूरी तरह से गायब हो जाना, नील हो जाना। जैसे किसी का बुद्धि लब्धि जैसे बोलेंगे 10 से लेकर के 20 के बीच है, या 0 से लेकर के 50 के बीच है, तो 0 किसी में कोई गुण 0 नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो उसमें गुण होता है, 0 नहीं कह सकते हैं। लेकिन इसमें किसी का गुण गायब ही हो गया, बिल्कुल ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं परम शून्य। तो अनुपातिक मापनी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे भारत ने इंग्लैंड को 3-0 से हरा दिया, तो अनुपात है 3:0, मतलब 3-0 से हरा दिया। जैसे पानी का फॉर्मूला होता है H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, तो 2:1 है। ये जो होता है अनुपातिक मापनी सबसे सर्वोच्च स्तर है, और इसमें गणित की लगभग सारी संक्रियाएं किया जा सकता है, जोड़ घटाव गुणा भाग सब कुछ किया जा सकता है। मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी कुछ और प्रकार आ चुका है, लेकिन मेन रूप से 2 ही प्रकार होता है। पहला है रचनात्मक मूल्यांकन या रूपात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। शिक्षण सत्र के दौरान ही मूल्यांकन कर लेना रूपात्मक मूल्यांकन है, बीच बीच में जो होते रहता है। जैसे पढ़ाने के दौरान अस्वस्थ होने के लिए कि बच्चे सुन रहे हैं या नहीं, समझ रहे हैं या नहीं, पढ़ाने के दौरान अस्वस्थ होने के लिए बीच बीच में प्रश्न पूछना, साप्ताहिक परीक्षा, मतलब ये सब क्यों किया जाता है? रचनात्मक मूल्यांकन सुधार लाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए। दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन या संकलनात्मक मूल्यांकन, समेटिव इवैल्यूएशन। शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर किया गया अंतिम मूल्यांकन ही योगात्मक मूल्यांकन है। जैसे वार्षिक परीक्षा, सेमेस्टर परीक्षा, फाइनल परीक्षा, फेल या पास करने के लिए, ग्रेड देने के लिए ये परीक्षा लिया जाता है। यहाँ पर रचनात्मक मूल्यांकन है, उसी तरह से रचनात्मक या फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन भी दे देता है, तो दोनों लगभग सेम ही होता है, चाहे यहाँ पर मूल्यांकन रहे या आकलन रहे। एक होता है उसके बाद निदानात्मक और उपचारात्मक। तो निदानात्मक इवैल्यूएशन, निदानात्मक मूल्यांकन किसको कहते हैं? किसी चीज़ का पता लगाना, बच्चों में क्या कमी है, क्यों नहीं समझ पा रहा है, उस चीज़ को पता लगाना क्या होता है? निदानात्मक। और फिर उसको पता लगाने के बाद उसका उपचार किया जाता है, उसको सही किया जाता है, सिखाया जाता है, उसको बोलते हैं उपचारात्मक मूल्यांकन, उसका उपचार करना। उसके बाद एक होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE। तो सतत का मतलब हुआ नियमित अंतराल पर, जैसे साप्ताहिक, मासिक टेस्ट। और व्यापक का मतलब हुआ ब्लूम के तीनों पक्ष। ब्लूम का 3 पक्ष था ना, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक, तो तीनों को शामिल करके। जैसे हम लोग अभी 100 नंबर का परीक्षा देते हैं तो बस उसमें लिखने का टेस्ट लेता है, जबकि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना हर कुछ का टेस्ट लिया जाना चाहिए। 25 मार्क्स का उसमें सुनने पर दे दे, बोलने पर दे दे 25, पढ़ने पर 25 और 25 लिखने पर। तो इस तरह से उसको बोलेंगे व्यापक मूल्यांकन, मतलब सभी पक्षों का मूल्यांकन हो रहा है। लेकिन अभी के परीक्षा प्रणाली में क्या है कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो उसमें बस लिखना रहता है, तो बस लिखने का हो गया, तो इसलिए उसको बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता है। सभी का, हर चीज़ का मूल्यांकन होना चाहिए। उसके बाद होता है विद्यालय आधारित मूल्यांकन। जैसे 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, इसमें 30 नंबर प्रैक्टिकल कहते हैं, विद्यालय के प्रदर्शन के आधार पर, विद्यालय में उसका कैसा व्यवहार रहा है, किसी कार्यक्रम में किस तरह से भाग लिया है, किसी भी चीज़ में उसका क्या मतलब व्यवहार या क्या प्रदर्शन रहा है, उसके आधार पर उसको 30 मार्क्स दिया जाता है। उसी टाइप के मूल्यांकन को कहते हैं विद्यालय आधारित मूल्यांकन। एक होता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मतलब
बच्चे के बारे में हर एक क्षेत्र में अलग अलग समय में जो प्रदर्शन करता है उसका एक डायरी बनाया जाता है, उसमें हर कुछ उसके बारे में लिखा रहता है, निगेटिव पॉजिटिव, उसी को पोर्टफोलियो कहते हैं। तो बच्चों के द्वारा अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्र में किए गए प्रदर्शन के आधार पर किया गया मूल्यांकन पोर्टफोलियो मूल्यांकन होता है। उसके बाद होता है आकलन का प्रतिमान, जैसे सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। मूल्यांकन के प्रकार, मूल्यांकन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी कुछ और प्रकार आ चुका है, लेकिन मेन रूप से 2 ही प्रकार होता है। पहला है रचनात्मक मूल्यांकन या रूपात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। शिक्षण सत्र के दौरान ही मूल्यांकन कर लेना रूपात्मक मूल्यांकन है, बीच बीच में जो होते रहता है। जैसे पढ़ाने के दौरान अस्वस्थ होने के लिए कि बच्चे सुन रहे हैं या नहीं, समझ रहे हैं या नहीं, पढ़ाने के दौरान अस्वस्थ होने के लिए बीच बीच में प्रश्न पूछना, साप्ताहिक परीक्षा, मतलब ये सब क्यों किया जाता है? रचनात्मक मूल्यांकन सुधार लाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए। दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन या संकलनात्मक मूल्यांकन, समेटिव इवैल्यूएशन। शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर किया गया अंतिम मूल्यांकन ही योगात्मक मूल्यांकन है। जैसे वार्षिक परीक्षा, सेमेस्टर परीक्षा, फाइनल परीक्षा, फेल या पास करने के लिए, ग्रेड देने के लिए ये परीक्षा लिया जाता है। यहाँ पर रचनात्मक मूल्यांकन है, उसी तरह से रचनात्मक या फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन भी दे देता है। तो दोनों लगभग सेम ही होता है, चाहे यहाँ पर मूल्यांकन रहे या आकलन रहे। एक होता है उसके बाद निदानात्मक और उपचारात्मक। तो निदानात्मक इवैल्यूएशन, निदानात्मक मूल्यांकन किसको कहते हैं? किसी चीज़ का पता लगाना, बच्चों में क्या कमी है, क्यों नहीं समझ पा रहा है, उस चीज़ को पता लगाना क्या होता है? निदानात्मक। और फिर उसको पता लगाने के बाद उसका उपचार किया जाता है, उसको सही किया जाता है, सिखाया जाता है, उसको बोलते हैं उपचारात्मक मूल्यांकन, उसका उपचार करना। उसके बाद एक होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE। तो सतत का मतलब हुआ नियमित अंतराल पर, जैसे साप्ताहिक, मासिक टेस्ट। और व्यापक का मतलब हुआ ब्लूम के तीनों पक्ष, ब्लूम का 3 पक्ष था ना, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक, तो तीनों को शामिल करके। जैसे हम लोग अभी 100 नंबर का परीक्षा देते हैं तो बस उसमें लिखने का टेस्ट लेता है, जबकि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना हर कुछ का टेस्ट लिया जाना चाहिए। 25 मार्क्स का उसमें सुनने पर दे दे, बोलने पर दे दे 25, पढ़ने पर 25 और 25 लिखने पर। तो इस तरह से उसको बोलेंगे व्यापक मूल्यांकन, मतलब सभी पक्षों का मूल्यांकन हो रहा है। लेकिन अभी के परीक्षा प्रणाली में क्या है कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो उसमें बस लिखना रहता है, तो बस लिखने का हो गया, तो इसलिए उसको बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता है। सभी का, हर चीज़ का मूल्यांकन होना चाहिए। उसके बाद होता है विद्यालय आधारित मूल्यांकन। जैसे 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, इसमें 30 नंबर प्रैक्टिकल कहते हैं, विद्यालय के प्रदर्शन के आधार पर, विद्यालय में उसका कैसा व्यवहार रहा है, किसी कार्यक्रम में किस तरह से भाग लिया है, किसी भी चीज़ में उसका क्या मतलब व्यवहार या क्या प्रदर्शन रहा है, उसके आधार पर उसको 30 मार्क्स दिया जाता है। उसी टाइप के मूल्यांकन को कहते हैं विद्यालय आधारित मूल्यांकन। एक होता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मतलब बच्चे के बारे में हर एक क्षेत्र में अलग अलग समय में जो प्रदर्शन करता है उसका एक डायरी बनाया जाता है, उसमें हर कुछ उसके बारे में लिखा रहता है, निगेटिव पॉजिटिव, उसी को पोर्टफोलियो कहते हैं। तो बच्चों के द्वारा अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्र में किए गए प्रदर्शन के आधार पर किया गया मूल्यांकन पोर्टफोलियो मूल्यांकन होता है। उसके बाद होता है आकलन का प्रतिमान। जैसे सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।